तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और ये है लेक्चर नंबर 11। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल कोर्स, जिसमें आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी डिटेल में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 10 तक हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन तक देखा। पिछले लेक्चर जो हमारा था वो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के कुछ पॉइंट्स हमने और डिस्कस किए, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। ठीक है, एक दो दो तीन, और फिर हमने कार्बन रजिस्टर्स की कलर कोडिंग देखी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर्स तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट लिंक में आप जाकर के सारे वीडियो नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग टोटली डिटेल्ड में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये ही सही सभी एग्जाम्स का फंडामेंटल है, सभी एग्जाम्स का फंडामेंटल है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स का फंडामेंटल है, सबका सब फंडामेंटल, ये हमारी नींव है। अगर ये आपकी मजबूत हो गई तो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। और आप अपने परीक्षाओं में देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है हमारा टॉपिक या सब्जेक्ट, इसी से ही पूछे जाते हैं। आप किसी भी पेपर के एनालिसिस उठा के देखिए, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में या TG2 लेवल टेक्नीशियन के एग्जाम में। ठीक है, जनरली जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन यानी हाईएस्ट अगर परसेंटेज देखा जाएगा तो वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही होगा। तो अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिटेल में आ रही है, अच्छे से आ रही है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आपका जो वहाँ पे नंबर गेनिंग प्रोबेबिलिटी है या उसका परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ताकि आपके सिलेक्शन के परसेंटेज भी बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आज हम बढ़ते हैं आगे। तो कल हमने कलर कोडिंग देख ली, रजिस्टर्स देख लिए, रजिस्टर्स की कलर कोडिंग देख ली हमने, स्टार डेल्टा कनेक्शंस देख लिए, उसके ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए। अब आज हम इसी क्रम में बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडक्टर्स की बात। आज बात करेंगे इंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, इंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, और साथ में ही बात करेंगे इंडक्टेंस के बारे में कि इंडक्टर्स क्या है और इंडक्टेंस क्या है, दोनों की बातें होंगी। ठीक है, आप कभी इंडक्टर को इंडक्टेंस बोल देते हैं, कभी इंडक्टेंस को इंडक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो आप आज अंतर समझेंगे कि बेसिकली इंडक्टर और इंडक्टेंस में अंतर क्या है। ठीक है, आप क्यों किसी को इंडक्टर किसी को इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस हम जब बोलेंगे तो आप इंडक्टर बोलेंगे, इंडक्टर बोलेंगे तो इंडक्टेंस बोलेंगे, आपको कोई डिफरेंस नहीं पता होता दोनों के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताता हूँ। तो बेसिकली इंडक्टेंस क्या है और इंडक्टर क्या है, ये आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इंडक्टर क्या है? इंडक्टर हमारा एक ऐसा कंडक्टर है जिसको हमने टर्न में बदल दिया है। ठीक है, यानी जिसको हमने कुंडलियां बना दी। अगर हम लोग किसी स्ट्रेट कंडक्टर को लेके उसकी कुंडली बना दें, ठीक है, उसको कुंडली के रूप में हम उसकी संरचना बना दें, तो वो जो संरचना बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? इंडक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर्स ट्विस्ट और नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज इंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स ट्विस्ट नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज इंडक्टर। ठीक, जैसे तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है? डेफिनेशन निकल के आती है कंडक्टर ट्विस्ट इन नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज इंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा निकल के आती है। यानी अगर हम लोग बात करें कि कंडक्टर्स को हम ट्विस्ट करके नंबर ऑफ टर्न्स में बदल दें तो जो हमको संरचना मिलेगी वो क्या मिलेगी? इंडक्टर। जैसे देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये ऐसा। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया कुछ ए और बी करके। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको जो है ट्रांसफॉर्म करें टर्न्स के फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे हमने इसको टर्निंग कर दी इसके ऐसे। ठीक है, ये वही सेम कंडक्टर है। ठीक, तो अब ये जो हमारा कंडक्टर बना इसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टर। क्या बोलेंगे? इंडक्टर। अब ये हमारा हो गया इंडक्टर, यहाँ पे ये था कंडक्टर। ठीक है, तो यानी जब हम कंडक्टर्स को जो है टर्न्स बना देते हैं, यानी इसको हमने ट्विस्ट कर दिया इन टर्न्स के फॉर्म। ठीक है, हमने इसकी ट्विस्टिंग की, यानी हमने इसको लपेटा और हमने इसको कुंडलियों के फॉर्म में बदल दिया, तो ये क्या कहलाया? हमारा इंडक्टर। तो ये है इंडक्टर। और इस इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। क्या कहते हैं उसको? हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। तो ये हमारा जो है इंडक्टर और इंडक्टेंस में डिफरेंस है। ठीक है, इंडक्टर और इंडक्स में ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है इंडक्टेंस की, तो हमने बताया कि इंडक्टेंस जो है वो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंडक्टेंस और इंडक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडक्टर एक हमारा एलिमेंट है। इंडक्टर क्या है? बेसिकली एक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी इंडक्टेंस है। जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टेंस। तो इंडक्टर हमारा एक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी इंडक्टेंस है। अब यह समझना कि का प्रयास ये करेंगे कि इंडक्टेंस क्या प्रॉपर्टी है, आखिर उस इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी हमको इंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो इंडक्टेंस की, तो इंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह अपने अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर पाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही जो उसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टर की, क्या कहलाती है? इंडक्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडक्टेंस कहलाती है। तो इंडक्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर by which it stores energy in the form of magnetic field इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लेता है। ठीक, यानी जब हम इसको कभी करंट देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये इंडक्टर है, अब यहाँ पे ये कुछ करंट दे रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पे इसको करंट देते हैं आई, तो अब होता क्या है कि जब हम इसको करंट देते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं, आपको पता है। ठीक है, फैराडे के नियम के यहाँ पे जब इसको हमने टाइम वेरिंग, यानी ये जो हमारी करंट है वो टाइम वेरिंग है। कैसी है? टाइम वेरिंग, टाइम के साथ बदल रही है। ठीक है, यानी एसी टाइप की करंट है। तो जब हम इसको देंगे तो यहाँ पे आपको इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ये डेवलप करेगा, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसी मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो एनर्जी स्टोर होती है। अब होता क्या है कि जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ठीक, तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हमको मिलता है करंट आई फ्लो कराने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो यहाँ पे हमको, ये तो हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई। ठीक, तो इंडक्टेंस को हम लोग एल से डोनेट करते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं और इसकी यूनिट वगैरह आगे देखेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जब करंट आई फ्लो हुई उस इंडक्टर में, तो यहाँ पे एक फ्लक्स लिंकेज होगी, तो यहाँ पे हुआ फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसमें करंट फ्लो हो रही हो। देखिए यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है तो सीधे इसके प्रोपोर्शनल ये हो गया। ठीक है, तो अब फ्लक्स लिंकेज बेसिकली है क्या? फाई। ठीक है, अब हम मान लें कि इसमें हमने एन नंबर ऑफ टर्न्स बनाए। कितने बनाए? एन नंबर ऑफ टर्न्स। आपके कुछ भी टर्न्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 100 50 100 1000 2000। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे एन टर्न्स बनाए। कितने टर्न्स बनाए? एन टर्न्स है यहाँ पे, यानी एन जो है वो कुंडलियां हमने बनाई। तो यहाँ पे अगर एन टर्न्स है तो जो टोटल फ्लक्स लिंकेज जो हो जाएगा एन इंटू फाई। ये प्रोपोर्शनल हो गया आई के। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है। वो टर्म आप देखिए क्या आया? ये आ गया एल आई। ये जो नया टर्म आया एल, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यही क्या है? हमारा इंडक्टर है। यही हमारा इंडक्टर है। यही इसी प्रॉपर्टी कारण वहां पे फ्लक्स जो है लिंक हुआ, क्योंकि वो क्या है? इंडक्टर है। ठीक है, अगर इंडक्टर नहीं होता तो फ्लक्स लिंकेज कब होता? तो इंडक्टेंस, देखिए कॉइलिंग हम लोग क्यों करते हैं, मतलब हमने इंडक्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इंडक्टर बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि ताकि जो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बने, यानी मैग्नेटिक फील्ड बने, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर को देखेंगे तो स्ट्रेट कंडक्टर के मुकाबले इस वाला जो हमारा कंडक्टर यानी इंडक्टर जो है वो कम दूरी में बहुत ज्यादा लेंथ का कंडक्टर अपने यहाँ पे कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो पाती है, यानी कम एरिया में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग इंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, कि कम से कम एरिया लगे और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाए। तो आगे देखिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे, मशीन में आप लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंडक्टर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? एन फाई बाई आई। एन फाई बाई आई। तो ये आपके पास इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला आया। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूला नंबर 1 समझ सकते हैं। ठीक, यहां से अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट देखिए, फ्लक्स की यूनिट वेबर और इसकी यूनिट एम्पियर। तो एक यूनिट आपको यहाँ पे मिल गई वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। और एक और यूनिट आपको मिलेगी यहाँ पे, वो आप उसका नाम जानते हैं आप, ये है हेनरी। हेनरी, तो ये दोनों यूनिट आप याद रखेंगे। एक यूनिट क्या हो गई? वेबर पर एम्पियर, दूसरी यूनिट हेनरी। ठीक है, तो ये यहां तक नोट करिए, फिर इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए कोई सोलेनोइड दे दिया गया। सोलेनोइड आपको पता है, कोई सोलेनोइड की बात करें, मान लीजिए सोलेनोइड क्या होता है? आपने अपनी निचली कक्षाओं में पढ़ा। सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड बेसिकली एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर जो खोखला हो,
ठीक है, जो खोखला हो, ऐसे एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की हम लोग कोई पाइप या कुछ भी ले लेंगे, अगर इसके ऊपर जो है हम लोग कंडक्टर्स का टर्न्स लपेटते हैं, यानी इसके ऊपर अगर हम लोग ऐसी कॉइलिंग कर दें, ये ऐसे, ठीक है, ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही है, ठीक है। तो ये जो कॉइलिंग हमने करी इसके ऊपर ये, ठीक है, तो ये जो कॉइलिंग हुई यहाँ पे, मान लीजिए इसको हमने किसी सोर्स से जोड़ दिया, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है क्या कहलाता है? सोलेनॉइड। क्या कहलाता है ये? सॉलिनॉइड, ठीक है। यानी किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे जो हॉलो हो, अगर उसके ऊपर हम लोग कॉइलिंग कर दें, यानी तारों को लपेट दें और फिर उसको सप्लाई दें, ठीक है, या सप्लाई ना भी दें, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा? सॉलिनॉइड। अगर सप्लाई देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे टर्न्स है ना, देखिए टर्न्स है ना, तो टर्न्स यानी कुंडलियां हैं, कुंडलियां क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे? ये कैसा एज अ मैग्नेट ट्रीट करेगा। छोटी कक्षाओं में आपने इसका जो है वो भी पढ़ा होगा, उपयोग या जो है अनुप्रयोग पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। उसमें आपको दिखाते हैं कि अगर ऐसे जो है किसी हॉलो कंडक्टर पे वायर लपेट करके जो है हम डीसी धारा दें, तो अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, यानी ऐसे फ्रीली लटका दिया जाए, तो नॉर्थ और साउथ की दिशा में घूम जाता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या बोलती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड बनने का कारण क्या होता है? यहाँ पे ये एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है, एक नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है, और उसके कारण क्या होता है? ये पृथ्वी के नॉर्थ पोल और पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ आकर्षित होता है और उस दिशा में घूम के रुक जाता है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड क्या करता है? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये सोलेनॉइड है, ठीक है। हमने मान लिया इसमें हमने n टर्न्स जो है वो लपेटे, ठीक। और इसका कुछ हमने क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमने मान लिया कुछ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको हमने a मान लिया, ठीक है। इसकी कुछ हमने लेंथ मान ली, यहां से यहां तक की कुछ लेंथ हमने मान ली l है, ठीक है, कि ये l लेंथ का है, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, n नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिया, ठीक। सप्लाई दे दी कुछ, इसको प्लस माइनस सप्लाई दे दी, करंट फ्लो होने लगी इसमें, ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ पे जो हमारा इंडक्टेंस बनेगा, यानी इसका जो इंडक्टेंस होगा, तमाम परीक्षाओं में इस पे सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस होगा वो इंडक्टेंस सोलेनॉइड के केस में जो L होगा इंडक्टेंस, वो सीधे प्रोपोर्शनल होगा किसके? यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनके स्क्वायर के, किसके? नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, ठीक है। उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/L, ठीक। तो ये तीन चीजें उससे हमको मिलती है, तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा L प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर A/L, ठीक। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक नया टर्म हमको मिलता है, तो ये हो गया L इक्वल टू म्यू n स्क्वायर A/L, ये मिला हमको, ठीक है। ये हमको एक नया टर्म मिला, ये एक आप कह सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। किसके लिए? सोलेनॉइड के केस में, इंडक्टर्स के लिए, हेनरी में ही आएगा ये भी, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको एक यहाँ पे नया टर्म दिख रहा होगा जिसका नाम है म्यू, ये नया टर्म दिख रहा है आपको। अब इसके बारे में समझिए, ऐसे इसमें नए टर्म आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। अब ये जो म्यू है, म्यू ये क्या है? ये नया टर्म, इसका नाम है म्यू, इसको कहते हैं म्यू, और इसका नाम है परमेबिलिटी, परमियाबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी नाम से आ सके, परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी मतलब होता क्या है? परमेबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी, मैं लिख दे रहा हूं फिर समझाता हूं, टू अलाउ टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब आप समझिए परमेबिलिटी क्या है। परमेबिलिटी किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि उस मटेरियल में कितनी एबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करा सके। ये हम लोग कह सकते हैं, ये हमको बताता है कि किसी भी मटेरियल से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो सकती है, ठीक है। कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स वो अलाउ करता है पास करने के लिए। हम लोग कह सकते हैं कि एक बेसिकली ये क्या बताता है कि कितना कंडक्टेंस है उस मटेरियल में हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कितना कंडक्टेंस है। तो परमेबिलिटी क्या हो गई? परमेबिलिटी हमारी किसी मैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है, वह एबिलिटी है जो ये बताती है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल कितना अधिक से अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स अलाउ करेगा अपने थ्रू पास होने के लिए, अपने थ्रू पास होने के लिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास? परमेबिलिटी। अब ये जो हमारी परमेबिलिटी है म्यू, ये बेसिकली जो है मिलती है दो टर्मों को,
मल्टीप्लाई करके, एक है म्यू नॉट, एक है म्यू आर। ठीक, तो म्यू नॉट का नाम है रिलेटिव म्यू आर का नाम है रिलेटिव परमेबिलिटी और म्यू नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। क्या नाम है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो म्यू नॉट जो हो गया हमारा वो है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की जो हमारी यहाँ पे एब्सोल्यूट है तो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू भी होगी। तो क्या वैल्यू है इसकी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो इसको आप याद रखेंगे, तमाम परीक्षाओं में सीधे भी पूछ लिया जाता है कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की आपका मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अब ये हमारी दूसरी क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। ये क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। दूसरे का नाम है रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी की जो बेसिकली वैल्यू होती है 1 फॉर वैक्यूम एंड एयर, फॉर वैक्यूम एंड एयर। वैक्यूम और एयर के लिए देखो मैं दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ये आपको नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है तो जो है मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये मैं बगल में लिखता हूँ। ठीक है, आपको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू, म्यू क्या हो गया? म्यू आर। तो ये आपको मिला यहाँ से, ये हो गया एब्सोल्यूट, ये है रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक, तो रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल टू हो गया 1, ये हो गया फॉर एयर एंड वैक्यूम। वैक्यूम और एयर के लिए जो हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इस तरह नोट करिए, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लिया होगा आपने। जब भी आपको नोट करना हुआ करे तो आप उसको वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है, या तो वीडियो को एक बार खत्म होने दीजिए, फिर अगली बार उसको देख करके नोट डाउन करिए। ठीक, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना नोट हो गया होगा आपके ऊपर? ठीक, तो हमने देखा परमेबिलिटी, एक नया टर्म आया, क्या था वो? एबिलिटी टू अलाउ टू फ्लो द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ठीक, तो रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, वहां पे आप लिख लीजिएगा नो यूनिट। रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो रिलेटिव है। कोई भी टर्म रिलेटिव हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी की कभी कोई यूनिट नहीं होती, कोई भी टर्म हो रिलेटिव, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव स्पीड, तो इन सब जितनी भी चीजें रिलेटिव हैं उनका कोई अपना यूनिट नहीं होता, उनका कोई नो यूनिट हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हमने जैसे इंडक्टर की बात करी थी, ये हमारा एक इंडक्टर था। ठीक, ये हमने मान लिया एल इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस दिया हुआ है एल। ठीक है, ये हमने किसी सप्लाई से इसको जोड़ रखा है, मान लीजिए किसी एसी सप्लाई से जोड़ रखा है इसे। ये सप्लाई है वीटी। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है आईटी। ठीक है, तो ये इंडक्टर के अक्रॉस जो हमको वोल्टेज मिलेगा, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे वीएल, ये वीएल, इसका जो मान होता है वो होता है ये होता है वीएल, यहाँ पे हम लोग इसको एल मान लेते हैं, वीएल टी इक्वल टू एल डी आई टी अपॉन डी टी। इतना वोल्टेज उसको उस इंडक्टर के क्रॉस मिलेगा। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे कि इंडक्टर के क्रॉस मिलने वाला वोल्टेज का फॉर्मूला ये है। ठीक है, यहां से अगर करंट का फॉर्मूला निकालना हो तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा आई टी, इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन उधर जाके इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी एल, आप मान सकते हैं यहाँ पे वी एल टी डी टी। ठीक है, अब ये तो बात तब की है जब यहाँ पे कोई हमने कोई इनिशियल करंट नहीं मान रखी है। अगर मान लीजिए इंडक्टर में पहले से कोई इनिशियल करंट स्टोर्ड है, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करके रखता है। ठीक है, मान लीजिए हमको, जब हम लोग ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल में समझाएंगे यहाँ पे। मान लीजिए थोड़ी एनर्जी पहले स्टोर है उसमें, यानी थोड़ी करंट पहले स्टोर होकर रखी है। तो अगर हम लोग इनिशियल करंट की बात करें, इफ इंडक्टर हैव इनिशियल करंट, इफ इंडक्टर हैव इनिशियल करंट, यानी जीरो से पहले, यानी जब हम लोग बोले t इक्वल टू जीरो पे हमने स्विच क्लोज कर दिया, अगर उसके पहले भी इंडक्टर में थोड़ी बहुत करंट थी तो उसकी बात हम कर रहे हैं। इनिशियल करंट आई नॉट, देन तो हमारा फॉर्मूला बदल के हो जाएगा आई टी इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है, 1/L 0 टू टी समथिंग। अब ये हो गया आपका अच्छा, ये हो गया वी एल टी डी टी। ठीक है, तो ये आपके उस टाइम के लिए फॉर्मूला है जब उसमें कुछ इनिशियल करंट स्टोर रही होगी। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रांजिएंट्स पढ़ेंगे तो डिटेल में ये पढ़ेंगे।
अभी आप बस इसको समझिए, ठीक। ये हो गया एम्पियर, ये भी एम्पियर में ही आएगी, और ये आपका वोल्ट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे इंडक्टर जो है वो इनिशियली, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, ठीक है। इंडक्टर जो होता है वो चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। देखिए क्यों, सडन चेंज ऑफ करंट का नहीं, सडन चेंज का मतलब एट टी टेंस टू जीरो, यानी टी हमारा बहुत स्मॉल समय में अगर हम लोग करंट तुरंत स्विच कर दे रहे हैं तो हमेशा वो उसका बहुत विरोध करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि जैसे अगर हम यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट कर दें, ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलने लगेगा इनफाइनाइट मिलने लगेगा, जो कि संभव नहीं है। तो हमारा इंडक्टर क्या करता है, वो अपोज करता है सडन चेंज ऑफ करंट का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडक्टर, ये सब नोट के फॉर्म में आप लिखते चलेंगे, इंडक्टर अपोजेस, अपोज करता है, अपोज सडन चेंज ऑफ करंट, ठीक। अभी ऐसे हम लोग कैपेसिटर के लिए भी देखेंगे। तो इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट, इतना नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट, जैसे इंडक्टर जो है, इसको आप नोट में सब नोट करते चलेंगे, इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह कब बिहेव करता है, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग के टाइम पे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि हमने वही बता दिया, वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ओपन हो गया ना, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, यानी टी टेंस टू जीरो की बात है। तो जैसे ही टी टेंस टू जीरो की बात करेंगे तो उस टाइम वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अब हम बात करें डीसी के लिए, तो फॉर डीसी, फॉर डीसी, फॉर डीसी in steady state, in steady state inductor behaves like, इंडक्टर जो है वो बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। किस केस में, जब हम लोग डीसी की बात करेंगे तब। तो डीसी के लिए अगर स्टडी स्टेट में बात करें तो ये स्टडी स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है, ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे जब ट्रांजिएंट एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिए स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि सप्लाई के थोड़ी देर बाद, सप्लाई देने के थोड़ी देर बाद की बात है, ठीक है। मतलब थोड़ी देर जब आप वो इक्विलिब्रियम आ जाए, जैसे आप समझिए इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस समय वो कैसा बिहेव करेगा, डीसी के केस में शॉर्ट सर्किट की तरह, कैसा, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक। अब जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी जो होती है इंडक्टर में वो कितनी होती है, स्टोर्ड एनर्जी, इसको हम लोग ई कहते हैं, ये कितनी होती है, ये होती है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, इतना जूल, इतना जूल। इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इतना जूल स्टोर वो एनर्जी करता है। एल क्या है उसका इंडक्टेंस, आई क्या है जो उसमें करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड जो है स्टोर्ड एनर्जी का वो इतना होगा, ठीक है। हमने बताया था किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। नोट डाउन करिए फिर कैपेसिटर की तरफ। अच्छा हाँ, थोड़े टर्म बेसिक और चीजें हैं, जैसे हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमने देखा था, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इधर देखिए। तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बात कर लेते हैं दोनों का, ये मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन, एज इट इज जो है वो इंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन होगा। तो जैसे हमने मान लीजिए दो इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक, ये इंडक्टेंस है L1, ये है L2, तो इसका L इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो सीधे रेजिस्टेंस की तरह ही R1 प्लस R2 हो जाता है, यहाँ पे N1 प्लस L2 होगा। ऐसे ही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो सेम ये फॉलो करेगा किसको, रेजिस्टेंस को। यहाँ पे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मान लीजिए दो हमारे पास इंडक्टर हैं ऐसे, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। तो सेम हमारे पास L इक्वलेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये जैसे आप लिखते थे वहां पे वो भी लिख सकते हैं। ये क्या था यहाँ पे, 1 अपॉन L इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, ठीक है। ये चीज दोनों चीजें, ठीक, इतना नोट करिए।
फिर कैपेसिटर के लिए बढ़े, पॉज करके नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपने इंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया, इंडक्टर के बारे में पढ़ लिया, पढ़ते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। किसके बारे में? कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। तो बात आ गई कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कैपेसिटर एक हमारे पास एलिमेंट था, इंडक्टर एक एलिमेंट था, वैसे ही कैपेसिटर एक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, ये किस कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है? कैपेसिटेंस। ठीक, जैसे इंडक्टर एक एलिमेंट था, उसकी प्रॉपर्टी इंडक्टेंस थी। ठीक, तो आपको अब अंतर समझ में आ गया होगा कि इंडक्टर और इंडक्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडक्टर बेसिकली एक एलिमेंट है, इंडक्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। सेम चीज कैपेसिटर एक एलिमेंट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक, तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर बेसिकली क्या है हमारा? कैपेसिटर हम लोग कह सकते हैं एक बेसिकली वो भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, ये भी क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। लेकिन ये जो एनर्जी स्टोर करता है, ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर हमारा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करता था, और ये क्या करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप इसका अंतर याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है कैपेसिटर। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बोले, या हम लोग ये बोले कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अगर डिस्कस करने की कोशिश करें, ठीक, किसके बारे में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। एक मिनट, तो मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक, तो अगर मान लो कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास दो ऐसी प्लेट्स है, ये हमारे पास कुछ दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं इस टाइप से। एक प्लेट हमने ये मान ली, और दूसरी प्लेट मैं और ये बनाता हूँ, ये एक और प्लेट है ऐसे। ठीक है, ये दोनों प्लेट्स हैं। ठीक, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, वो कंडक्टिंग प्लेट दूसरी है। तो अगर इस दो कंडक्टिंग प्लेट्स को हम लोग कुछ डिस्टेंस द्वारा सेपरेट कर दें, और इनके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, या एयर भी होगा तो वो भी एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ट्रीट होगा, तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बना, ये कहलाता है कैपेसिटर। क्या कहलाता है? ये कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर कहलाता है। अगर हम इसको जो है इन प्लेट्स को किसी सप्लाई से ऐसे जोड़ दें, ठीक है, मान लो किसी सप्लाई से हमने इसको जोड़ दिया, तो अब ये क्या करेंगे? अब ये जो है एनर्जी स्टोर करने लगेंगे। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने लगेंगे? ये मान लीजिए इनकी डिस्टेंस, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, तो सेंटर ऑफ मास से इनकी डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है, हमने मान लिया जो इनका एरिया है वो हमने मान लिया जो है वो कैपिटल A है। ठीक है, दोनों का एरिया सेम है, इसका भी एरिया ही उतना है, इसका भी एरिया उतना है, दोनों का एरिया सेम है। ठीक, और दोनों d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। यहाँ पे हमने को मान लिया कुछ वोल्टेज हमने V अप्लाई कर रखा है, और इसी कारण करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बना, जिसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग दो कंडक्टिंग प्लेट्स को, ठीक है, कुछ डिस्टेंस द्वारा सेपरेट करें, ठीक, और उसके बीच में अगर कोई हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करें, तो ये जो हमारा एक अरेंजमेंट बनेगा, ये क्या कहलाता है? कैपेसिटर। क्या कहलाता है? ये कैपेसिटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टू कंडक्टिंग प्लेट्स separated by some distance and dielectric material placed between them, ठीक है, is known as कैपेसिटर। ये क्या कहलाता है? कैपेसिटर। ठीक है, अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स को हमने कुछ डिस्टेंस द्वारा सेपरेट कर दिया और उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा एक कैपेसिटर। और ये नाम क्या है इसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे कुछ हमारा डाइलेक्ट्रिक होगा बीच में ऐसे। ठीक है, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये हमने डाइलेक्ट्रिक बना दिया। यहाँ बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। और ये क्या है? दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। दोनों क्या है? ये कंडक्टिंग प्लेट्स। एक कंडक्टिंग प्लेट ये, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात हो गई ये कैपेसिटर की। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस बेसिकली जो है एक प्रॉपर्टी है किसकी? हमारे इस कैपेसिटर की। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी? जैसे इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी थी इंडक्टर की, जिसके कारण वो क्या करता था?
एनर्जी को स्टोर करता था इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कैपेसिटर जो है एनर्जी को स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, तो कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू विच it stores energy in the form of electric field, electric field, या इसको हम लोग कह सकते हैं that is, इसका दूसरा नाम पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इस फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर करता है। यही कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है हमारी कैपेसिटेंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस। ठीक है, सी से डोनेट करते इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने यहाँ पे इसको सप्लाई दी, ठीक है, तो ये जब सप्लाई देते हैं यहाँ पे, तो इन कंडक्टिंग प्लेट्स पे सप्लाई मिलती है। ये कंडक्टिंग प्लेट्स पे जो सप्लाई मिलती है, तो उसके कारण क्या होता है, इन कंडक्टिंग प्लेट्स पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चार्जेस। ठीक है, चार्ज, ठीक, क्यू चार्ज इस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और वो जो चार्ज एक्यूमुलेशन है, यानी जो चार्ज का इकट्ठा होता है, जो उसकी जो क्वांटिटी है, यानी जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है उसकी जो क्वांटिटी है, वो डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पे। तो यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेटेड है इन प्लेट्स पे, तो चार्ज accumulated on conducting plates, ठीक है, जिसको बोलते हैं Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। किसके प्रोपोर्शनल हो गया, अप्लाइड वोल्टेज के। अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग हटाते हैं तो एक नया टर्म हमको मिलता है, वो हो गया C। क्या है ये, C। और यही C क्या है हमारा, कैपेसिटेंस। ये C क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक, C क्या हो गया, कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू क्या यहाँ से निकल के आया, Q अपॉन V। तो C इक्वल टू क्या निकल के आया, Q अपॉन V। यही क्या है, ये कांस्टेंट, ये हमारा कहलाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये कांस्टेंट है। ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, ना Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोपोर्शनल, इनके दोनों के रेशियो पर। किन पे, Q और V के रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, केवल Q और V के रेशियो पे। यानी ना तो ये Q और V पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता है, मतलब Q और V पे अलग अलग डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, इनके रेशियो पर। ठीक है, इसके रेशियो पर डिपेंड करता है। यहाँ से एक हमारी यूनिट निकल के आएगी, कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट, या इसकी जो दूसरी मेन यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं फैरड। क्या है, फैरड। ठीक है, एक तो इसकी मेन यूनिट क्या है, फैरड, और दूसरी कूलाम पर वोल्ट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करिए फिर आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस C, तो जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट है वो डिपेंड करता है किस पे, दो चीजों पर। पहली बात, कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, जो हमारी कंडक्टिंग प्लेट्स के एरिया है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है वो उनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पे जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहली चीज किस पे, उनके एरिया पे, यानी कंडक्टिंग प्लेट्स के एरिया पे, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा उनके बीच का सेपरेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम लोग एरिया बढ़ाते जाएं तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर का बढ़ता जाएगा, यानी ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। अगर हम उनके बीच के डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो पैरेलल हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। इन दोनों को हम लोग मिलाएं तो हमको मिलेगा C प्रोपोर्शनल टू A बाई D। यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक नया टर्म फिर से मिलेगा, हो गया C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। ये आपको एक नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिलता है। तो आपको ये क्या है, एप्सिलॉन, क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन। अब देखिए फिर से नया टर्म मिला यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नया टर्म मिला। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया नया टर्म एप्सिलॉन, यूनिट वही फैरड, फैरड इसकी यूनिट है। ठीक है, अब जो एप्सिलॉन मिला, एप्सिलॉन का नाम है हमारा परमिटिविटी, परमिटिविटी। जो वहां पे हमको म्यू मिला था इंडक्टर में, इसका क्या नाम था, परमेबिलिटी। ये जो हमको टर्म मिला इसका क्या नाम है, परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक, तो परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू अलाउ टू फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एबिलिटी टू अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फ्लो करने की एबिलिटी। वो क्या बताता था? मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने की एबिलिटी। तो मतलब ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो ये बताती है कि वो हमारा ये पर्टिकुलर मटेरियल कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलाउ करेगा अपने अंदर से पास होने के लिए, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडक्टिविटी प्रदान करता है। तो परमिटिविटी और परमेबिलिटी अंतर याद रखिए। परमेबिलिटी किसके लिए है? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। और परमिटिविटी किसके लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो परमिटिविटी ये बताती है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पास होने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। और परमेबिलिटी ये बताती है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने के लिए अलाउ करेगा। तो सेम चीज जो हमारा एप्सिलॉन है वो भी दो टर्मों से मल्टीप्लाई से बनता है, एक है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वही एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? फैरेड पर मीटर, ठीक है, फैरेड पर मीटर। ये होगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये भी काफी प्रश्नों एग्जाम में पूछा जाता है सीधे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी आप याद रखेंगे। कितना हो गया ये? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर, ठीक है। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू वही 1 फॉर एयर एंड वैक्यूम, 1 फॉर एयर एंड वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है? 1। ये क्या है? रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट की वैल्यू ये, रिलेटिव की वैल्यू ये। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसकी एक दूसरी यूनिट भी आती है एप्सिलॉन की। दूसरी यूनिट क्या है? देखिए हमने पढ़ा था ना वहां पे कूलाम्स लॉ, यहाँ पे मैं बगल में करके बताता हूँ। हमने कूलाम्स फोर्स ऑफ उसमें पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से एक और यूनिट इसकी यूनिट निकल के आती है। देखिए यहाँ पे क्या यूनिट निकल के आएगी? दूसरी यूनिट। देखिए यहाँ पे दूसरी यूनिट क्या निकल के आती है? देखिए यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे फोर्स, तो न्यूटन, ठीक है। ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे ये चला जाएगा ऊपर। ये हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक हमारी दूसरी यूनिट आती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक ये भी यूनिट निकल के आती है इस वाले फार्मूले से, कूलाम वाले फार्मूले से, ठीक है। इतनी तो इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। आगे बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम फिजिकल इसका सिंबलाइजेशन की बात करें, कैसा सिंबल होता है इसका, तो फिजिकली आपको ये देखने को मिलेगा सर्किट्स में ऐसे ऐसे इस फॉर्म में। ये हो गया मान लीजिए सी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने किसी वोल्टेज सोर्सेज को जोड़ रखा है, कोई एसी वोल्टेज सोर्स मान लीजिए VT, हमने वोल्टेज सोर्सेज को जोड़ रखा है। तो इसके कारण कुछ करंट फ्लो होगी यहाँ पे IT, ठीक। तो अब ये जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है इसमें, उसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो होता है IT इक्वल टू C dVT बाई dt, ठीक। तो इसको आप नोट करेंगे। ये कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट का फॉर्मूला है इतने एम्पियर, ठीक है। अगर वोल्टेज की बात करें तो सेम काम जैसे इंडक्टर में हमने किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/C इंटीग्रेशन IT dt, ठीक है। ये किस केस की बात है? जब यहाँ पे कोई हमारा इनिशियल वोल्टेज नहीं है उसके क्रॉस, ठीक है, यानी ट्रांजिएंट्स की बात नहीं है, ठीक। तो इतना वोल्ट्स, ठीक। अगर इफ कैपेसिटर हैव इनिशियल वोल्टेज, अगर उसके पास कुछ इनिशियल वोल्टेज Vc0 हम लोग कह दें, ये मान लीजिए Vc0 उसके पास कुछ इनिशियल वोल्टेज था, तो हमारे पास ये नया फॉर्मूला निकल के आएगा VT इक्वल टू Vc0 माइनस प्लस माइनस क्या प्लस ही होगा 0 टू T IT dt, ठीक है। ये इतना वोल्ट, ये किस केस के लिए है? जब उसके पास कुछ इनिशियल भी वोल्टेज रहा होगा ये वाली सप्लाई देने से पहले, ठीक। तो इतनी बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है इलास्टेंस, ठीक है। एक टर्म है इलास्टेंस, उसको आप समझिए, इसी के साथ समझते चलिए, ठीक है। अब एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी, ठीक। आपको बता देते हैं कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आपने काफी नाम सुना होगा, डाइलेक्ट्रिक्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक पर जितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो हमारा डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन ना हो, यानी उसका कोई इलेक्ट्रिक जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वो खत्म ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी डाइलेक्ट्रिक की वह प्रॉपर्टी है, मतलब वो स्ट्रेंथ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी डाइलेक्ट्रिक का वह स्ट्रेंथ है, मतलब जो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ऊपर अलाउ कर सकता है विदाउट इलेक्ट्रिकली ब्रेकडाउन, ठीक है। विदाउट इलेक्ट्रिकली ब्रेकडाउन मतलब बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुए वो जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने ऊपर सहन कर सकता है, जितनी बियर कर सकता है, वही सी क्या कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक। तो याद रखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? इज द
amount of maximum electric field that can be applied on that dielectric without electrical breakdown। तो बिना इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हुए अगर जिस डायलेक्ट्रिक पर हम जितना किसी भी डायलेक्ट्रिक पर जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इलास्टेंस की। तो एक टर्म होता है इलास्टेंस। इलास्टेंस, तो इलास्टेंस को हम लोग एस से डोनेट करते हैं। इलास्टेंस बेसिकली क्या है, वो 1 अपॉन कैपेसिटेंस है। क्या है? 1 अपॉन कैपेसिटेंस। 1 अपॉन कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं हम लोग 1 अपॉन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इलास्टेंस एक नया टर्म मिला, 1 अपॉन कैपेसिटेंस। इसको सब आप नोट करते चलेंगे। तो इलास्टेंस की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है डराफ। डराफ, ठीक है, ड्रफ, ठीक। क्या नाम है, क्या यूनिट है? ड्रफ, ड्रफ, ठीक है। आर नहीं, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइलेंट। इसका क्या नाम है? ड्रफ, ड्रफ, ठीक है। डी आर ए आर एफ, ये क्या है? इलास्टेंस। इलास्टेंस क्या हो गया? 1 अपॉन हमारा कैपेसिटेंस। तो 1 अपॉन कैपेसिटेंस क्या कहलाता है? इलास्टेंस। इतना नोट डाउन करिए, फिर इसको मैं हटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे जगह है, यहाँ बताते हैं आपको आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स क्या बताते हैं। एक पॉइंट पहला कि जैसे हमने इंडक्टर के लिए बात करी थी, इंडक्टर क्या कर रहा था? सडन चेंज ऑफ करंट का, ठीक है, सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध कर रहा था, अपोजिशन कर रहा था। तो कैपेसिटेंस जो है हमारा वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। तो कैपेसिटर अपोजेस, कैपेसिटर अपोजेस सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। तो जैसे जब वो एट द टाइम ऑफ, जैसे हमारा इंडक्टर था, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग वो शॉर्ट कैसे बिहेव करता था? ओपन सर्किट की तरह। ऐसे ही एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ शॉर्ट सर्किट। तो एट द टाइम ऑफ स्विचिंग इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और डीसी के लिए बात कर लें, उसके लिए भी हमने डीसी के लिए बात किया था। तो फॉर डीसी इन स्टडी स्टेट इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट। जब हम लोग अभी एसी बात पढ़ेंगे, एसी सर्किट्स, तो हम वहां पर डिटेल में आपको बता देंगे कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन डीसी के केस में स्टडी स्टेट में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जो हमारा इंडक्टर था वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है फॉर डीसी, ठीक है। और कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह। तो इतना आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इनके भी कॉम्बिनेशन को देख लिया जाए, नोट कर लिया होगा आपने। जब भी नोट करना हो को पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन की बात की जाए, जैसे इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन मान लीजिए दो रहे हमारे कैपेसिटेंस ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो अब इनका अगर हम लोग इक्विवेलेंट चाहिए हमको, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए, तो जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है। कैसा है? जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है, ठीक। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में जो केस सीरीज में होता था वो यहाँ पैरेलल में होगा, जो यहाँ पे पैरेलल में होता था वो यहाँ पे सीरीज में होगा, ठीक। तो इनका जो हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा वो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये हमारा वही जनरलाइज वाला फॉर्मूला 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये, ठीक। तो ये केस हमारा रेजिस्टेंस में कहाँ मिलता था? इन द केस ऑफ सीरीज। ये हमारा केस कैपेसिटर में कहाँ मिलेगा? सॉरी, हमारे रेजिस्टेंस में मिलता था पैरेलल में, कैपेसिटर में कहाँ मिलेगा? सीरीज में। यानी जस्ट उल्टा, जो वहां पे हम रेजिस्टेंस में सीरीज में करते थे वो यहाँ पैरेलल में करेंगे, जो वहां पैरेलल में करते थे वो यहाँ पे सीरीज में करेंगे। देखिए वहां पे जो हमने ये फॉर्मूला किसके लिए बनाया था? सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए। तो यहाँ पे किसके लिए बन रहा है? सीरीज के लिए। ऐसे ही जो भी हम लोग इसके लिए पैरेलल के लिए फॉर्मूला बनाएंगे वो रेजिस्टेंस में एज अ सीरीज ट्रीट होता है। तो ये हमारे इसके सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा उसी का, जो हमारा कहां पे था? हमारे सीरीज के केस में, यानी रेजिस्टेंस के केस में। ये मान लीजिए दो होगी C1
ये C2 इनका इक्विवेलेंट चाहिए, तो C इक्विवेलेंट इनका सीधे हो जाएगा सीरीज वाला केस की तरह C1 प्लस C2 ये। ठीक है, अब चाहे जितने भी हों, ये जनरलाइज फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 ऐसे। ठीक, तो ये क्या है हमारा जस्ट अपोजिट है। ठीक, तो जो केस रेजिस्टेंस में सीरीज के लिए था वो यहाँ पे पैरेलल के लिए है, जो केस वहां पैरेलल के लिए था वो यहाँ पे सीरीज के लिए है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है और जो हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है, वो दोनों एक तरफ ट्रीट होते हैं, यानी इसका सीरीज की तरह, इसके पैरेलल इसका पैरेलल की तरह है। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इंडक्टेंस के एकदम कैपेसिटेंस के बिल्कुल अपोजिट है। जो यहाँ पे सीरीज में मिलेगा वो यहाँ पे पैरेलल मिलेगा, जो यहाँ पे पैरेलल मिलेगा वो यहाँ पे सीरीज मिलेगा। तो ये आप ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए, जहां पे वो सर्किट में आपको सीधे कैपेसिटेंस ही सारे बना के देगा, रेजिस्टेंस की जगह सारे कैपेसिटेंस होंगे या सारे इंडक्टर होंगे। तो आपको इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कशन वाले सेक्शन में भी हम लोग 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, ताकि आप इसके साथ भी यूज थ्रू हो जाए कैसे हम लोग इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर का निकालते हैं। तो उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने। ठीक है, केवल केसीएल पढ़ेंगे, ठीक, कुछ करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ेंगे, और सर्किट्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, जैसे नेटवर्क क्या होता है, लूप क्या है, मेश क्या है, ठीक है, नोड क्या है, ब्रांचेस क्या हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हुए केवल केसीएल की तरफ आगे बढ़ेंगे, और फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप नोट करिए इसको।